जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग प्रोमा पब्लिकेशन की बुक करंट माइस्टो को पढ़ रहे थे। आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है गोवा पर्पल फेस्ट। सामयिक संदर्भ क्या है इसका? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगो का अनावरण किया। गोवा पर्पल फेस्ट क्या है? पणजी में वर्ष 2023 में 6 से 8 जनवरी तक पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन किया जाएगा। अपनी तरह का यह पहला उत्सव दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करेगा। ठीक है। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि यह फेस्टिवल जो है किन के लिए है? तो यहाँ है, ये दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए है। इस आयोजन का उद्देश्य समाज के विकलांगता के दृष्टिकोण को बदलना और इन बाधाओं को दूर करने के लिए PWD के साथ सहयोग करना है। पर्पल ही क्यों चुना गया? दिव्यांग लोगों की शक्ति को संदर्भित करने के लिए प्रचारकों, चैरिटी और सरकारों द्वारा इस रंग का उपयोग किया जा रहा है। यह कार्यबल के साथ साथ समाज में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान के बारे में एक उभरती हुई सकारात्मक कहानी का प्रतीक है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव 16 से 30 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव आयोजित किया गया। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से किया। इसकी टैगलाइन वेयर भारत मीट्स इंडिया थी। इसका उद्देश्य महान महाकाव्यों, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले योद्धाओं और सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए कई नीतिगत फैसलों और योजनाओं का जश्न मनाना था। अगला टॉपिक स्वदेश दर्शन 2.0। 19 दिसंबर 2022 को पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रदत्त जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया है। मुख्य बिंदु क्या है? इसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। इसके तहत गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। गया और नालंदा को यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, उनको विकास के लिए चुना गया है। मंत्रालय की प्रसाद यानी कि पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री की गोवा और महाराष्ट्र यात्रा 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रश्न पूछ सकता है कि मोपा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा वहाँ पे गोवा। लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस हवाई अड्डे को टिकाऊ बुनियादी ढांचे की थीम पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन किया। ये 3 संस्थान कौन हैं? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली। ये संस्थान और ये कहाँ स्थित हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत है। पूछ सकता है कहाँ स्थित है या फिर कहाँ उद्घाटित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें लगभग 1,500 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय रेल परियोजनाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना नागपुर शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंद्रपुर और सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज चंद्रपुर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर से बिलासपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे
महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। समृद्धि महामार्ग या नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, समृद्धि महामार्ग कहाँ स्थित है, कहाँ से कहाँ स्थित है, ठीक है। और लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों और अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री ने 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जा रहे एम्स नागपुर को भी राष्ट्र को समर्पित किया। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022। सामयिक संदर्भ क्या है? 15 से 17 दिसंबर 2022 के मध्य नई दिल्ली में 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। इसका मुख्य विषय एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण था। इस सम्मेलन में 5P यानी कि पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट के प्रतिचित्रण और अभिसरण के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प है। अगला टॉपिक, 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगत्से नदी के किनारे भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। ठीक है, किस सेक्टर में पूछ सकता है, किस नदी के किनारे पूछ सकता है, किस प्रदेश में ऐसा हुआ, किस डेट को हुआ, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के मध्य इस तरह की यह पहली घटना है। क्या आप जानते हैं, भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पश्चिमी लद्दाख, मध्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में विभाजित है। भारत और चीन के मध्य कुल 3,488 किमी लंबी भूसीमा है। चीन की सीमा लद्दाख से 1,597 किमी, हिमाचल प्रदेश से 200 किमी, उत्तराखंड से 345 किमी, सिक्किम से 220 किमी एवं अरुणाचल प्रदेश से 1126 किमी को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ऊपर ये करंट की चीज़ें थी कि 9 दिसंबर को ये झड़प हुई और उससे रिलेटेड ये यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। उसके बैकग्राउंड में जाके इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कभी कभी बैकग्राउंड में जाके प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला। 12 दिसंबर 2022 को देश भर में 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला PM नाम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 के अंत तक भारत में शिक्षुता के अवसरों को 10 लाख तक और वर्ष 2026 तक 60 लाख तक बढ़ाना है। नमामि गंगे पहल विश्व की 10 शीर्ष जीर्णोद्धार पहलों में शामिल। यह है अगला टॉपिक। 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य मॉन्ट्रियल कनाडा में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 का द्वितीय भाग आयोजित हुआ। COP15 की अध्यक्षता चीन द्वारा की गई। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसका पहला भाग 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य आभासी प्रारूप में आयोजित हुआ था। COP15 के दूसरे भाग का आयोजन कुनमिंग चीन में किया जाना था, किंतु बाद में इसे मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 10वीं बैठक और पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर नगोया प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 4थी बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य बिंदु क्या है? COP15 में 14 दिसंबर 2022 को विश्व जीर्णोद्धार दिवस के अवसर पर भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष जीर्णोद्धार फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई।
नमामि गंगे पहल का चयन विश्व के 70 देशों की 150 से अधिक ऐसी पहलों में से किया गया है। इन पहलों का चयन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा समन्वित एक वैश्विक अभियान पारिस्थितिक तंत्र जीर्णोद्धार पर संयुक्त राष्ट्र दशक के तहत किया गया था। यह अभियान विश्व में प्राकृतिक स्थानों के क्षरण की रोकथाम और जीर्णोद्धार के लिए तैयार किया गया है। नमामि गंगे सहित सभी मान्यता प्राप्त पहलें अब संयुक्त राष्ट्र की सहायता, वित्त पोषण या तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने की पात्र होंगी। क्या आप जानते हैं, भारत सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और कायाकल्प करना है। इसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए है। गंगा नदी भारत की 40% आबादी 520 मिलियन से अधिक और वनस्पतियों एवं जीवों की 2500 प्रजातियों का घर है। इसका नदी बेसिन 8.61 बिलियन वर्ग किमी है। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच एस्केप टनल T49 को जोड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। मुख्य बिंदु क्या है? एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किमी है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। यह हॉर्स शू यानी कि घोड़े की नाल के आकार की एक उन्नत सुरंग है। आगे देखते हैं, टनल T49 एक ट्विन ट्यूब टनल है जिसमें मेन टनल 12.75 किलोमीटर और एस्केप टनल 12.895 किलोमीटर शामिल है। क्या आप जानते हैं, USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक हिमालय के माध्यम से ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय परियोजना है। इसका उद्देश्य कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। इस परियोजना में 3 और सुरंगें हैं जिनकी लंबाई सुरंग T49 के करीब है और इसका विवरण इस प्रकार है। टनल T48 गांव धर्म सुंबर स्टेशन के बीच 10.20 किमी, टनल T15 संगलधन बसिंददार स्टेशनों के बीच 11.25 किमी, पीर पंजाल सुरंग बनिहाल काजीकुंड स्टेशनों के बीच 11.2 किमी। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य बिंदु क्या है इसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर 2022 को प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस महोत्सव का आयोजन BAPS स्वामी नारायण मंदिर शाहीबाग द्वारा किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्म गुजरात के बड़ोदरा जिले के चासण गांव में 7 दिसंबर 1921 एवं उनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। BAPS स्वामी नारायण संस्था की स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज ने की थी। यूथ को लैब का 5वां संस्करण 15 दिसंबर 2022 को नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और UNDP इंडिया ने संयुक्त रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े युवा नवाचार अभियान यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया। इसके मुख्य बिंदु हैं, यूथ को लैब 2022-23 के 5 विषयगत क्षेत्र हैं। युवाओं के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, लैंगिक समानता और महिला आर्थिक अधिकारिता, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिनटेक समाधान विकसित करना, वित्त में तकनीकी समाधान के माध्यम से जैव विविधता के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, पुनर्चक्रण नवाचार के जरिए चक्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाना तथा लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए व्यवहार संबंधी बदलाव। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, यूथ को लैब UNDP इंडिया द्वारा अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के साथ साझेदारी में 2019 में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत देशों के लिए एक आम एजेंडा स्थापित करना है जिससे नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु युवाओं के लिए निवेश किया जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
यूथ को लैब पहल अभी तक 28 देशों और क्षेत्रों में लागू की गई है। अगला टॉपिक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। 8 दिसंबर 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम जारी किए गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ सहपठित अनुच्छेद 172(1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए गए थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का कार्यकाल 9 जनवरी 2018 से 8 जनवरी 2023 तक। ठीक है। राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 68 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 3 हैं। 12 नवंबर 2022 को एक चरण में राज्य की 14वीं विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान हुए। जारी चुनाव परिणामों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 43.9% मत के साथ 44 सीटें प्राप्त हुईं, 43.9% वोट। भारतीय जनता पार्टी को 43% मत के साथ 25 सीटें प्राप्त हुईं। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने। गुजरात विधानसभा के बारे में देखेंगे। गुजरात की 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 19 फरवरी 2018 से 18 फरवरी 2023 तक था। राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 182 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 27 हैं। 1 दिसंबर 2022 और 5 दिसंबर 2022 को 2 चरणों में राज्य की 15वीं विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान हुए। जारी चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को 52.50% मत के साथ 156 सीटें प्राप्त हुईं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 27.28% मत के साथ 17 सीटें प्राप्त हुईं। आम आदमी पार्टी ने राज्य में पहली बार 12.9% मत के साथ 5 सीटें जीती। घाटलोडिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल यानी कि भूपेंद्र पटेल निर्वाचित हुए। 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल गुजरात के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अगला टॉपिक है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। 11-12 नवंबर 2022 को वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्गों की भूमिका को और मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया। वर्तमान में देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। मुख्य बिंदु क्या हैं इसके? नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों को बढ़ावा देने के लिए नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के प्रतिनिधियों के साथ 20 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। शिखर सम्मेलन में असम के इलेक्ट्रिक बैटरी चालित हाइब्रिड बेड़े के लिए IWAI और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। जलमार्ग विकास परियोजना 2 के अंतर्गत, जिसे अर्थगंगा भी कहा जाता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंगा नदी के किनारे 62 छोटे सामुदायिक घाटों का विकास उन्नयन कर रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश में 15, बिहार में 21, झारखंड में 3 और पश्चिम बंगाल में 23 घाट शामिल हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का गठन 27 अक्टूबर 1986 को नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनियमन करने के लिए किया गया था। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नोएडा में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर के नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें नदियां, नहरें, अप्रवाही जल, खाड़ी आदि शामिल हैं। अगला टॉपिक देखते हैं
तेलंगाना के रामागुंडम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आगे है, इसके मुख्य बिंदु क्या है। उन्होंने रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण किया। रामागुंडम परियोजना की आधारशिला 7 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं का शिलान्यास। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर के आंध्र प्रदेश सेक्शन की आधारशिला रखी। आर्थिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा से विशाखापत्तनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के औद्योगिक केंद्रों के बीच तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी की यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने गेल की श्रीकाकुलम आंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी। इसकी लंबाई 745 किलोमीटर होगी। श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। अगला टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में इस शहर के संस्थापक नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान को याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से प्रसिद्धि हासिल करने वाले राम वी सुतार द्वारा कल्पित और गढ़ी गई है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। क्या आप जानते हैं, नाड प्रभु 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में सामंत थे। उन्हें बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है। उन्हें मोरासू वोक्कालिगा की एक महत्वपूर्ण प्रथा बांदी दीवारू के नाम से प्रचलित एक रिवाज के दौरान एक अविवाहित महिला के बाएं हाथ की 2 उंगलियां काटने की प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल। अगला टॉपिक है, 11 नवंबर 2022 को केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल की शुरुआत की। आगे देखते हैं, यह पोर्टल उपभोक्ताओं को पारदर्शी, सरलीकृत, एक समान और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के जरिए आसानी से हरित ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति देगा। 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड भार वाला कोई भी उपभोक्ता अपने या स्थापित किसी भी ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से खुली पहुंच के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता को समयबद्ध तरीके से 15 दिनों के भीतर हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक है ये, 11 नवंबर 2022 को भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा यह प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। क्या आप जानते हैं, FSSAI द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करता है। इस प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई सेंट्रल, बड़ोदरा और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं। ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम पोर्टल। 10 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑनलाइन मैटरनिटी
बेनिफिट क्लेम सुविधा का शुभारंभ किया। यह नई सुविधा बीमा प्राप्त महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। ESIC द्वारा बीमा प्राप्त महिला को उसके बच्चे के जन्म के दौरान आय के नुकसान की भरपाई के लिए मातृत्व लाभ के रूप में 26 सप्ताह के लिए मजदूरी के 100% की दर से भुगतान किया जाता है। क्या आप जानते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। ये थे कुछ करंट अफेयर। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।